हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे दृष्टि का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट पेपर होगा, और ये हमारा टेस्ट नंबर होगा दोस्तों 3rd नंबर, और जिसमें हम लोग पूरी की पूरी साइंस को कवर करेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट होता है अपडेटेड, वो सारी चीजें कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 में कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया था, और टेस्ट नंबर 2 में हम लोगों ने कंप्लीटली इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर लिया था। अगर अभी तक वो टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 टेस्ट सीरीज, या फिर उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी लगा दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स की क्लासेस को भी देख सकते हो, जिसमें अब केवल 3 सब्जेक्ट और बचे, एंशिएंट, मिडिवल, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को कर लेना फॉलो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी आरओ के साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की भी तैयारी कराई जा रही है। फिर आगे हम लोग मेंस की भी यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज हमारा ये टेस्ट नंबर 3rd होगा, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हम चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं दृष्टि आईएएस का। तो इसमें आपको जो पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपको साइंस के प्रश्नों के साथ जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो हम लोग करंट अफेयर्स और साइंस दोनों को मिक्स करके 150 प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके साथ अगर मैं आपको सलाह दूं कि यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो 2011 से 22 तक के पूरे मैंने पेपर कराए हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। और हैंड रिटन नोट्स की अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल शुरू की है? यानी कि एक स्वच्छ बादल की हम बात करेंगे, स्वच्छ आसमान की बात करेंगे, जो हमारे कल भविष्य के लिए काम आएगा। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ेंगे, और जिससे हम क्या करेंगे, एक तरीके से क्लीन स्काई फॉर टुमारो पहल के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। तो ये जो पहल है ये किसने शुरू की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न हम देखेंगे कि मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच में एक बंदरगाह तैयार किया जा रहा था, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट के रूप में मल्टी मॉडल के नाम से जानते थे, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसमें क्या था, हम नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को हम म्यांमार से जोड़ेंगे, और इस तरीके से भारत की कनेक्टिविटी म्यांमार के माध्यम से आगे भी बढ़ेगी, जो एशियाई देशों यानी कि आसियान देशों में कनेक्टिविटी करेगी। तो ये जो सितवे बंदरगाह है, इसको आपके मिजोरम राज्य के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में, जो म्यांमार में एक कालादान नदी है, उसी पर यह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। तो सितवे बंदरगाह समझ में आ गया। आगे देखते हैं, खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो अगर आप नाम से समझ पा रहे होंगे तो ये ईरानी देश से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? ये जो है कि मिसाइल की चौथी पीढ़ी लॉन्च की गई, जिसका नाम खैबर रखा गया। ईरान ने अपनी लिक्विड ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल की चौथी पीढ़ी को शुरू किया। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि द्विपक्षीय अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, उसके बारे में बात करनी है। समुद्र शक्ति एक भारत मालदीव समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है क्या? तो हम कहेंगे समुद्र शक्ति दोस्तों इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है, न कि मालदीव के द्वारा। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है, न कि मालदीव के द्वारा। तो ये गलत हो गया। अल मोहम्मद अल हिंदी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना फोर्स के बीच एक अभ्यास है। बिल्कुल, अल मोहम्मद अल हिंदी ये जो भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी अरब की जो सेना है उसके बीच होता है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम लोग अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि गेक्को मिजोरमेंसिस एक नई प्रजाति भारत म्यांमार सीमा पर पाई जा रही है। वो किस चीज की है? वो छिपकली की एक नई प्रजाति के रूप में है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि गेक्को मिजोरमेंसिस। तो इस तरीके से यहाँ पे मिजोरम से संबंधित इसका नाम रखा गया। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ध्यान देना, ब्लू होल जो है कि ब्लैक होल की बात नहीं की जा रही है, ब्लू होल की बात की जा रही है। तो ये युकाटान प्रायद्वीप में खोजा गया है। कहाँ पर खोजा गया? युकाटान प्रायद्वीप। अब बात होगी कि युकाटान प्रायद्वीप कहाँ पर है, तो अभी तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप आज मेरे शाम की जो मैपिंग की क्लास में शुरू करूंगा 19 फरवरी 2024 की डेट में, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अब एटलस की मैपिंग आपके लिए हो जाएगी आसान, और मैं उसे पूरा तैयार करूंगा।
तो ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको के पास जो है कि, यानी मैक्सिको की जो खाड़ी और कैरिबियन सागर है इनके क्षेत्रों में देखने को मिलेगा युकाटान प्रायद्वीप। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो है कि दूसरा ब्लू होल देखने को मिलता है। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। हालांकि अगर इसकी बात करें तो यह जल के अंदर एक गहरा सिंक होल होता है, इसलिए इसको ब्लू होल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, पायनियर 11, वाइजर 1 और 2 कैसिनी निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित, यानी कि पायनियर 11 की बात करें, वाइजर 1 या 2, ये कैसिनी, ये सब किससे संबंधित है? तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शनि। यानी ये शनि के एक तरीके से क्या है, अब तक 4 रोबोटिक्स अंतरिक्ष जो है यानी जो शनि ग्रह का दौरा कर चुके हैं, जिसमें आपका पायनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2 ये सभी चीजें हैं, और कैसिनी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा रिप्लेस एक्शन पैकेज लॉन्च किया गया? REPLACE। तो ये रिप्लेस एक्शन प्लान जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी WHO के द्वारा इसे शुरू किया गया है। क्लियर है बात? फिर यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आप पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि यह राजस्थान में आयोजित तीसरा संस्करण था क्या? तो आपको पता होगा, मैंने यूपी का करंट अफेयर जब पढ़ा रहा था आपको यूपी आरओ में, तो ये तीसरा यूनिवर्सिटी गेम्स आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कहां पर हुआ था? वाराणसी में स्पेशली हुआ था। और ये जो KIUG का मतलब हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इस संस्करण का शुभंकर जीतू था, जो बारहसिंगा यानी कि स्वैम्प डियर का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का जो है कि राजकीय पशु माना जाता है, इसलिए इसको इसे चुना गया था। लेकिन ये राजस्थान नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहां पे आयोजित हुआ था? उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। और ये मुख्य रूप से 4 शहरों में हुआ था। तो वो 4 शहरों का नाम जरा याद रख लेना आप लोग। एक तो वाराणसी हो जाएगा, एक लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेन प्रतिभागी जो है कि इसकी वाराणसी में हो रही थी। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा गोरखपुर, और चौथे नंबर पे हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो इंडिया इजराइल के बीच में जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा IIT मद्रास। ठीक, IIT मद्रास के माध्यम से भारत और इजराइल सरकार की एक संयुक्त पहल घोषित की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं जल प्रौद्योगिकी को लेकर एक सेंटर को स्टैब्लिश किया जाएगा। और ये होगा कहाँ? IIT मद्रास में होगा। मई 2023 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, अर्थात की आवाजाही में जो समझौता हो रहा है, अब ये शिक्षाविदों, छात्रों, पेशेवर, इनकी जो है कि आवाजाही आसान हो सकेगी, सुविधाजनक हो सकेगी। तो लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाके स्टडी भी कर सकेंगे, रिसर्च भी कर सकेंगे, और वहां के लोग भी भारत आ सकेंगे। वहीं मई 2023 में भारत के किन 2 राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो गोवा और उत्तराखंड ने 2 राज्यों पे जो है कि समझौता किया था आपस में, कि पर्यटन क्षेत्र को किस तरीके से हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद होगा आपको, रतन टाटा जी को जो है सम्मानित किया जा चुका है अप्रैल 2023 में, पिछले साल ही। तो रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो 2022 के नाम से है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो MP को जो है कि सर्वश्रेष्ठ जल श्रेणी का जो है कि पुरस्कार दिया गया। तो यहां पर आपको देखना है कुछ चीजें और, जैसे कि जल पुरस्कार कौन घोषित करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है कि इसे लॉन्च किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर मैं बात करूं तो MP इसमें पहले नंबर पे है, और जबकि दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा ओडिशा, और तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद आप बिहार को भी ले सकते हो संयुक्त रूप से। और अगर मैं जिले की बात करूं, सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा घोषित हुआ? तो आपका गंजाम जिला था, जो कि ओडिशा का ही था। ठीक है, ओडिशा का ही गंजाम जिला पहले नंबर पे आता है। और ये चीजें भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में लिखवा रखी हैं। और अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, मतलब कि लोकल बॉडीज में, तो चंडीगढ़ का जो नगर निगम था वो सबसे बेस्ट माना गया था। ये तीनों चारों पॉइंट मैंने आपको करंट अफेयर्स में लिखवाए थे। आगे यहाँ पूछा रहा है मेगा ट्रॉफिक्स मिशन भारत और किस एक देश के साथ चलाया जा रहा है? तो ये फ्रांस के साथ चलाया जा रहा है। जबकि इसी तरीके का एक और मिशन चलता है निसार नाम से। ठीक है, निसार नाम से अगर मैं कहूं तो नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रेडिएशन, तो ये आपका नासा और इसरो के बीच चलता है निसार। लेकिन मेगा ट्रॉफिक्स की बात करेंगे तो ये भारत और फ्रांस के बीच में चलता है, जो कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्रों की जो जलवायु है उनके अध्ययन के लिए, कि किस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, मतलब कर्क और मकर रेखा के बीच में जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए चलाया गया है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एआई संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को बढ़ाने के लिए जुगलबंदी करके एआई चैटबॉट जो है कि शुरू किया गया, जो कि रूस के सबसे बड़े बैंकिंग संस्थान सबर बैंक यानी कि स्पर बैंक, मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर्स की सीरीज में कि ये जो है कि भारत में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा बैंक और पहला बैंक बन चुका है रूस का। इसके द्वारा एक चैटबॉट शुरू किया जा रहा है जो मल्टी लैंग्वेज से संबंधित होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, प्लीज करेक्ट कर लेना दोस्तों। एआई जो संचालित हो रहा है ये बहुभाषी चैटबॉट, ये जुगलबंदी जो है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। बल्कि जो गीगा चैट होता है ना, ये जो है कि रसिया की कंपनी जो मैंने आपको बताया स्बर बैंक, इसके द्वारा शुरू किया जा रहा है गीगा चैट करके, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट कर लेना प्लीज ध्यान से आप लोग, ताकि दोबारा जो है कि इस चीज को गलत ना करो। और जो भारत में लॉन्च किया जा रहा है जुगलबंदी के लिए, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं 17 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। ऑपरेशन करुणा, ध्यान देना, तो ये म्यांमार के लिए हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि यूक्रेन के लिए कौन सा शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन गंगा के नाम से शुरू किया गया था। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके नेपाल में जो भूकंप वगैरह आया था, वहां पे राहत कार्य करने के लिए तो ऑपरेशन मैत्री यहां पर शुरू किया गया था 2015 में। और ऑपरेशन जो करुणा है, ये चक्रवात मोचा जो आया था, कौन सा चक्रवात था, मोचा, तो इससे म्यांमार बहुत प्रभावित हुआ था। तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ सहयोग किया गया था। और अगर टर्की की बात करूं तो आपने सुना होगा कि तुर्की और सूडान के आसपास के क्षेत्रों में जब भूकंप आया बहुत सारी, तो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा सहयोग किया गया तुर्की में, और ऑपरेशन दोस्त के नाम से यहाँ पर सहयोग किया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये आपके बजट 2023-24 में आई थी ये योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी है, आप उसे देख भी सकते हो और उसके हैंड रिटन नोट्स भी आप उसे बाई कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर पे करके। योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का है, जिसमें महिलाओं को उनकी बचत दर पे 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, पहली बात। फिर खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद शेष राशि का 80% निकाला जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो जरा इसको ध्यान से समझना कि ये दोनों स्टेटमेंट, पहली बात तो गलत है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है क्या असल में। ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की बात करें तो सबसे पहली जानकारी आपको लेनी है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में शुरू किया गया अमृतकाल के, ठीक है। और दूसरी इसकी अगर मैं जानकारी आपको बताना चाहूं, दूसरा ये पॉइंट है कि इस योजना का कार्यकाल 1 वर्ष का नहीं बल्कि 2 वर्ष का, 2023 अप्रैल 2023 से शुरू करके मार्च 2023 तक चलेगा, 2 वर्षों के लिए। और जिसमें 7.5% का उन्हें रिटर्न मिलेगा, जो है कि प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, चाहे वो खाता बंद हो चाहे जो भी हो। और अगर मैं कहूँ खाता धारक खाता खोलने की तारीख से अगर 1 वर्ष के बाद भी खाते की कितनी धनराशि निकाल सकता है, 40% निकाल सकता है, न कि 80%। कितनी, 40%। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि यह महिलाओं या लड़कियों के नाम पे 2 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए की हम जमा कर सकते हैं। अब इसको अगर आम भाषा में समझाऊं, आम भाषा में, तो आपके घरों में दोस्तों 2 चीजें होती होंगी। अगर आपके मम्मी पापा सेविंग्स करते होंगे तो या तो एफडी करते होंगे या आरडी करते होंगे। और एफडी में क्या होता है, सामान्यतः वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 6.85% तक का ही रिटर्न मिल रहा है, वो भी प्रति वर्ष के आधार पे। लेकिन इसमें ये होता है कि आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख कितना भी रुपए लगा लो, लेकिन इसमें क्या कि आप केवल 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिसपे 7.5% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा आपको, 7.5% का, और 1 साल के बाद भी आप 40% ही धन इससे निकाल सकोगे। तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाला क्रिकेटर बन गया है। तो ये बाबर आजम है। कौन से हैं, बाबर आजम। और ये किस टीम के हैं, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, क्योंकि इन्होंने केवल 97 पारी खेलकर जो है कि सबसे अधिक रन पूरे कर लिए। जबकि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो इन्होंने 114 पारी खेली थी, और डेविड वार्नर की बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, 115 पारियों में 5000 रन पूरे किए थे। लेकिन विश्व में सबसे कम पारियों में इन्होंने सबसे पहले इसको पूरा कर लिया। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो सबसे पहले इसको आपको ये देखना है कि इसे जारी कौन करता है। तो इसे करता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ध्यान देना, इसको जो है कि कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये एक संस्था है आपकी, जिसके द्वारा 3 मई को कब प्रेषित की जाती है, 3 मई को, जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया था, तो उस समय से लॉन्च किया गया। और भारत की जो रैंकिंग बताई गई वो बताई गई थी 161वीं। कितनी थी, 161वीं। हालांकि अगर हम 2022 के हिसाब से देखेंगे तो उस समय हमारी रैंकिंग अच्छी थी, 150 नंबर पे थी, लेकिन अब रैंकिंग में हमारी गिरावट हो गई है, और टोटल 180 देशों पर यह जांच पड़ताल हुई थी, जिसमें 161 रैंक हमें मिली। 3 मई को यह जारी की गई थी। तो हम देख रहे हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा जो स्तर है वो गिर चुका है। आगे देखें,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी को किया गया, जो हमारी प्रेसिडेंट है। आप नरेंद्र मोदी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर सूरीनाम का प्राइज जो है कि मतलब जो सर्वोच्च सम्मान था वो इन्हें ही मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 77 की एक बुक लिखी है? तो ये हो जाएंगे AK भट्टाचार्य जी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे मिलान करना है और कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जरा इसको देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून और विश्व औषधि दिवस। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व औषधि दिवस आपका 24 जून को नहीं होता है, बल्कि अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जून के ही सारे क्वेश्चन उठा लिए इन्होंने, 5 जून, 12 जून, 21 जून, 26 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपने देखा, विश्व बाल श्रम दिवस देखा, विश्व हाइड्रोग्राफी और विश्व औषधि दिवस आपका 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते से संबद्ध नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम, भारत, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रूस नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टेमिस समझौता है ये अमेरिका के नेतृत्व में शुरू किया गया, और जिसमें ये माना जा रहा है कि जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो अंतरिक्ष स्तर पर जो जानकारी ग्रहण करेंगे या जो भी नॉलेज मिलेगी वो मानव सभ्यता के लिए प्रयोग किया जाएगा। हालांकि अगर मैं बात करूं तो भारत जो है कि अभी इसका 27वां देश बना है, जिसने अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो है कि भारत 27वां देश बन गया, लेकिन इसमें रूस और चीन ये दोनों ही देश इसमें शामिल नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर बन गया है? क्योंकि क्रिकेट तो आपने बहुत सुने होंगे कि बहुत लोगों ने खेली है, लेकिन ये पहला ऐसा क्रिकेट मतलब खिलाड़ी होगा जिसने फुटबॉल खेली है और 200 मैच लगातार। तो ये हमारे कोई और नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, रोनाल्डो साहब। और ये कहाँ के हैं खिलाड़ी? अगर आप देखोगे तो ये पुर्तगाल के कप्तान भी रह चुके हैं हालांकि, और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ठीक, तो ये रोनाल्डो ने 200 मैच खेल लिया और दुनिया में ऐसा पहला कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हें प्राप्त हो चुका है। फिर आगे देखते हैं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया? देखो, पहला जनजातीय विश्वविद्यालय मैंने आपको पढ़ाया था तेलंगाना में ओपन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा रहा है जनजातीय खेल महोत्सव की बात हो रही है, तो ये ओडिशा में खेला गया था। कहाँ पर? ओडिशा में। और इसकी मेजबानी आपके संस्कृति मंत्रालय, ओडिशा सरकार और KIIT यानी कि कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के द्वारा, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में संपन्न किया गया। तो कहाँ पे संपन्न किया गया? भुवनेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 27 की बात करें, लिथियम के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या दे रहा है, लिथियम आयन बैटरियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है क्या? यह एक प्रकार की रिचार्जेबल होती है, और विसर्जन के दौरान लिथियम आयन धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर चले जाते हैं और आवेशित होने पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो कैसी है? लिथियम आयन की बैटरी होती है ना। हम लोग देखो कि मोबाइल जो पहले यूज करते थे बटन वाले, कीपैड वाले, या अब भी जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि लिथियम आयन बैटरी होती है। इट मींस कि आपका एक बार अगर डिस्चार्ज हो जा रहा है तो आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो, टैबलेट को चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो, और वो दोबारा पूरी फंक्शनिंग करने लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं आपके टॉर्च के सेल की बात करूं, घड़ी के सेल की बात करूं, तो क्या ये रिचार्जेबल होता है? नहीं। एक बार जितना उसकी कैपेसिटी होती है, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना चलने के बाद वो फिर फेंक दिया जाता है, तो उसे हम रिचार्जेबल नहीं कहते। तो आई थिंक ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो प्रतिस्पर्धा में आप देखोगे कि डेनमार्क जो है कि पहले नंबर पे है। और अगर भारत की रैंकिंग की बात करें, हालांकि इसको जारी किया था IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा जो है कि ये जारी की जाती है। और भारत की रैंकिंग मैंने आपको बताई थी करंट अफेयर्स के दौरान, जिसमें 64 देशों के साथ एक यूरोपीय यूनियन भी इसमें शामिल थे। तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 नंबर पर आ गई। कितनी है? 40 नंबर पे है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जून 2023 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? भाई, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो चैंपियंस जो है कि पोर्टल लॉन्च किया गया MSME मंत्रालय के द्वारा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे ई-दृष्टि। ये ई-दृष्टि कौन सा पोर्टल है भाई? तो ये रेलवे सूचना प्रसारण मतलब प्रणाली केंद्र के द्वारा और रेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें लोग जो है कि ट्रेनों की लोकेशन पता कर सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पे है, पूरी उसकी जानकारी। प्राप्ति की बात करेंगे अगर हम, तो प्राप्ति आपके विद्युत
मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसमें जनरेटर और डिस्कॉम के बीच बिजली की खरीद लेन की पारदर्शिता होती है। रीस्टार्ट इंडिया की बात करेंगे तो ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो है नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ई दृष्टि रेलवे के द्वारा, रीस्टार्ट आपका परिवहन मंत्रालय, प्राप्ति आपका विद्युत मंत्रालय और चैंपियन 2.0 ये आपका एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है मोनपा हस्त निर्मित कागज निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक कला के रूप में जाना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की कला के रूप में जाना जाता है और ये लगभग 1000 वर्ष पुरानी जो है कि विरासत है ये। अगला प्रश्न है आपका खीर भवानी के रूप में अगर हम देखें तो खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। कहां पर होता है? ये जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है और यह कश्मीरी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक माना जाता है। जो ये जो खीर भवानी मंदिर देवी राज्ञा देवी करके होती रागन्या करके उनको समर्पित है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्णतः ई शासित राज्य हो गया? ई शासित मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है कि पूरा उसको ऑपरेट किया जाता है सारे काम, तो वो हो जाएगा आपका केरल। और इस तरीके के काम करने में सबसे आगे रहता है हमारा केरल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया? यानी हर सिगरेट पर जो है कि स्वास्थ्य की चेतावनी लगाता है और ये हो जाएगा आपका कनाडा। अब आप कहोगे सर हमने तो अक्सर देखा है, तो ध्यान देना आपने सिगरेट के बॉक्स पर जो है कि देखा होगा कि ये कैंसर के लिए हानिकारक होता है, ये जो है कि स्मोक नहीं करना चाहिए, जानलेवा होता है, वो डिब्बे पे होता है। लेकिन आप जो एक एक सिगरेट पीते हो ना, उस सिगरेट पे कुछ भी ऐसे कलर का नहीं है, बस केवल सिगरेट की ब्रांडिंग होती है, उसमें ब्रांड के नाम लिखे होते हैं, किस किस ब्रांड की सिगरेट होती है। लेकिन अब क्या होगा, कनाडा के द्वारा इस पूरे सिगरेट पे कहीं ना कहीं क्या होगा, वो दिखाया जाएगा स्मोकिंग वाला कि ये कनाडा की सरकार ने किया है कि सिगरेट के प्रत्येक सिगरेट पे इस तरीके का लोगो वगैरह डायग्राम बनाया जाएगा जो पता चलेगा कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसे में क्या होगा, लोग डब्बा थोड़े पीते हैं, लोग तो सिगरेट पीते हैं, तो जब सिगरेट पिएंगे तो उनकी आंखों पे जब वो नजर जाएगी आंखों से, तो उनको एक रियलाइज होगा यार कि मैं क्या चीज पी रहा हूं, तो शायद वो एक इंपैक्ट डालेगी और वो धीरे धीरे लोग छोड़ देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहोवका बांध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कहोवका बांध के बारे में? तो देखिए यह दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक प्रमुख जलविद्युत सौर ऊर्जा संयंत्र और जलाशय है और जलाशय क्रीमिया प्रायद्वीप और जापोरिजिया परमाणु संयंत्र को भी पानी आपूर्ति करता है। तो हम देखेंगे न तो ये पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये यूक्रेन की नीपर नदी पर एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। ठीक है, इट मीन्स कि ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, सही नहीं, यानी सही नहीं का मतलब होता है कि कौन सा गलत है। तो न तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते कि पूछा क्या जा रहा है असल में। गैलरी परीक्षण के बारे में बात करेंगे तो ये किस बीमारी से संबंधित है? गैलरी परीक्षण आपका कैंसर की बीमारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? गैलरी परीक्षण कैंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने किसकी अध्यक्षता में चीता परियोजना संचालन समिति का एक गठन किया है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, डॉक्टर राजेश गोपाल, ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया मैंने, डॉक्टर राजेश गोपाल के नेतृत्व में, जो कि महासचिव है ग्लोबल टाइगर फोरम नई दिल्ली की, इनकी अध्यक्षता में गठित की गई है एक कमेटी जो कि 2 वर्ष तक लागू रहेगी। अब यहाँ पे हेलमंद नदी बहती है। भाई हेलमंद नदी कहाँ बहती है और ये क्यों चर्चा में आई हुई है? तो आप देखोगे ये अफगानिस्तान में बहती है। ये हेलमंद नदी जो है कि दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान और पूर्वी ईरान में लगभग 1100 किलोमीटर की लंबी है, 1150 किलोमीटर के आसपास लंबी मानी जाती है। अगला है मेयॉन ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? तो ये आपका फिलीपींस में स्थित है और फिलीपींस में जितने भी ज्वालामुखी मुख्य रूप से सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में ही आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है जो कि पैसिफिक ओशन में पाता है। जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, तो ये सभी जो है कि लगातार यहाँ पे ज्वालामुखी होते रहते हैं। तो मेयॉन कहाँ का हो गया? फिलीपींस का हो गया और एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39 की बात करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना। जैसे यहाँ पे चक्रवाती तूफान है और इसको नामकरण किसने दिया है? तो मैं सीधे सीधे अगर आपका यहीं पे मिलान कर देता हूं तो देखिए, बिपरजॉय की बात करेंगे तो इसको बांग्लादेश ने नामकरण किया, यास की बात करेंगे तो इसको ओमान ने नामकरण दिया, गुलाब की बात करेंगे तो इसको पाकिस्तान ने नामकरण दिया और आसानी की बात करेंगे तो इसको श्रीलंका ने नामकरण दिया। किसने नामकरण दिया? श्रीलंका ने। तो इस तरीके से आप इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, यहाँ पे ट्रेन टकराव में शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन द्वारा विकसित एक टकराव रोधी प्रणाली, उसको क्या बनाया गया? तो उसको कवच कहा गया। देख रहे हैं कितना गजब के लैंग्वेज यूज की गई। सिंपल सी बात है कि भाई जो आर्मर मतलब होता है कवच, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग जो है कि कवच भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो आपसे आर्मर के रूप में भी पूछा जा सकता है। आर्मर का मतलब क्या होता है? जो सैनिक युद्ध से पहले अपने ऊपर पूरा का एक पूरा सुरक्षा पहनते थे।
नेक्स्ट है प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर पीढ़ी प्रयुक्त प्रौद्योगिकी सही सम्मिलित है? तो आप देखोगे प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रश्न है, तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा सही है। तो तीसरी पीढ़ी में हमें आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो सामान्यतः 1940 से 56 तक जो है कि संचालित होते थे, और इसमें जो है कि हम लोग ट्यूब वगैरह का प्रयोग करते थे, ना कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। और दूसरी पीढ़ी जो थी उसमें ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, ये सेकंड पीढ़ी में। फिर थर्ड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह एकीकृत सिस्टम आ गया, अर्थात कि आईसी आ गई। और चौथी पीढ़ी में अगर आप देखोगे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं आती, बल्कि क्या आता है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगाया जाने लगता है। और पांचवी पीढ़ी में आपको क्या मिलेगा? एआई मिलेगा। तो अब इसको जरा देख लो कि पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी पीढ़ी में आईसी था, चौथी पीढ़ी में जो है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप थी जो सिलिकॉन की बनी होती थी, और पांचवी पीढ़ी आपकी एआई पे संबंधित है। तो वर्तमान में जो आपके लैपटॉप तैयार किया जा रहा है, कंप्यूटर तैयार किया जा रहा है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इट मींस कि वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पर जरा एक और प्रश्न देखते हैं मेलवेयर से संबंधित। मेलवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो कि एक तरीके का हैकर होता है, यानी कि वायरस होता है ये। तो स्पाईवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में घुसपैठ करता है, व्यक्तिगत डेटा एकत्र करता है। हम कह सकते हैं बिल्कुल सही बात है। रैनसमवेयर पहुंच बहाल करने हेतु भुगतान यानी फिरौती की मांग में पीड़ित की महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है, और यह फिरौती का भुगतान किया जाता है तो रैनसमवेयर पीड़ितों को एक डिस्क्रिप्शन कुंजी प्राप्त होती है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो एक तरीके से वायरस है जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल जानकारी को लीक करता है और आपसे फिर क्या करता है? फिरौती मांगता है, पैसे मांगता है। अगला प्रश्न है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जरा जीएसएलवी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जीएसएलवी MK3 इसरो द्वारा बनाया गया एक हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है, जिसे चंद्रयान प्रथम उपग्रह को विमोचित करने के लिए चुना गया था। ध्यान देना, चंद्रयान प्रथम की बात कर रहा है। क्या यह स्टेटमेंट सही होगा? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि चंद्रयान प्रथम को जब हमने लॉन्च किया था 2008 में, तो उस समय हम लोगों ने पीएसएलवी का प्रयोग किया था। पीएसएलवी में भी XL, ठीक है, इसका प्रयोग किया था, ना कि जीएसएलवी का। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। वाहन में एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण और एक कोर तरल बूस्टर और दो ठोस स्ट्रैप ऑन लगे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जीएसएलवी होते हैं उसमें एक ठोस ईंधन होता है, तरल ईंधन होता है और एक क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 43 का बी स्टेटमेंट, बी वाला। फिर नेक्स्ट चलते हैं 44 की ओर चले जरा। 44 क्या कहता है? अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा एकल पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम कॉपरनिकस संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसके द्वारा ये तैयार किया जा रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा एकल, यानी एक ही कंपनी इसमें लगी पड़ी है, इसमें किसी का सहयोग इसने नहीं लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम संचार उपग्रह विमोचित किया? तो इस मायने में चाइना जो है कि सबसे आगे है, और ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर पे, इसको जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित हवाई वाहन यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, जो कि मानव रहित हवाई विमान है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका लक्ष्य, पंछी, निशांत, इंपीरियल ईगल। चारों ही हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? ध्यान देना कि स्वदेशी भी है और परमाणु से संचालित होती है, और पनडुब्बी है पहली बैलिस्टिक मिसाइल की, तो आईएनएस अरिहंत होती है। कौन सी है? आईएनएस अरिहंत, जो कि पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है, जिसे SSBN कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन 5G तकनीक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो 5G तकनीक में आपका वाइट फाई का यूज नहीं होता, जबकि मिलीमीटर तरंग, बीम फार्मिंग और छोटी कोशिकाएं, इन सभी का यूज होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? तो मतलब अम्ल का मतलब यहाँ पे जो सिट्रिक होता है एक तरीके से, वो नहीं है। तो जैसे देखोगे आप, तो दही भी है, संतरे का रस भी है, सिरका भी है, लेकिन नींबू पानी नहीं है। नींबू पानी में आप देखोगे केवल नींबू होता तो मैं कहता अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे पानी के साथ है। तो नींबू पानी एक क्षार होता है जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का मुख्य कारण क्या है? लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस जो धुंध है, इसका मुख्य कारण होता है कोयला। ठीक है, सबसे पहले लंदन में बना था। इसका दूसरा नाम जो है कि सल्फरस हेज भी कहा जाता है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कोयला, सल्फरस स्मॉग का जो है कि मुख्य स्रोत माना जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसू गैस, गंधक, स्ट्रेंजर गैस और लाफिंग गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाफिंग गैस, क्योंकि ये नाइट्रोजन की नहीं होती लाफिंग गैस। ठीक है, पहले इसको देखो, आंसू गैस को क्या कहते हैं? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन कहते हैं, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। गंधक को हम लोग सल्फर भी कहते हैं और स्ट्रेंजर गैस को हम लोग जिनोन भी कहते हैं। लेकिन जो लाफिंग गैस होती है उसे सामान्य तौर पर नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, इसलिए ये गलत है यहाँ पर। माचिस, कीटनाशक, कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो माचिस में हो गया, तो माचिस में तो आपने पढ़ा होगा फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है भाई। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि माचिस के साथ कीटनाशक और कवकनाशक की बात हो रही है, इसलिए यहां पे सल्फर इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा। अब यहां पे कुछ अम्ल के नाम दिए और उनके स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, टार्ट्रिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया। तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है और बहुत बार ये पूछा जाता था पहले, हो सकता है अब एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो अलग चीज है। तो इसमें देखोगे आप क्या हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल किसका हो जाएगा? तो सिरके का हो जाएगा, बहुत बेसिक प्रश्न है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करेंगे तो टमाटर हो जाएगा, फिर टार्ट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो अंगूर हो जाएगा, और मैलिक अम्ल की बात करेंगे तो सेब हो जाएगा। सेब में आपका मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? भाई मानव रक्त का पीएच मान बहुत बार आप लोगों ने रटा होगा, 7.3 से लेके 7.45 तक होता है, 7 से कम तो होता नहीं है, और ये 8 और 8 से अधिक जा रहे हैं, इसका भी कोई लॉजिक नहीं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं होता है, नहीं, कास्टिक सोडा का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण के नाम से भी जानते हैं। और जो बेकिंग सोडा होता है ना, जो उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे घरों में क्या होता है, एक तो खाने वाला सोडा होता है और एक बेकिंग सोडा होता है जो किसी चीज को पकाता है एक तरीके से, जैसे केक वगैरह बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, या फिर इडली सांभर बनता है तो उसमें भी, तो वहां पे बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कपड़े धोने का जो पाउडर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं हम लोग? ब्लू विट्रियल या नीला थोथा भी कहा जाता है। जो कॉपर सल्फेट होता है इसे नीला थोथा कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में विचार करते हैं। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है, और ये एक तरीके से हार्मोन होता है, हालांकि इसके साथ एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों का प्रयोग जो है कि हम लोग फल पकाने में करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? वुड स्पिरिट, जिसका उपयोग हम पेंट के लिए विलायक के रूप में करते हैं। ठीक है, पेंट के लिए जो हम विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो इसका हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मेथनॉल या कार्बिनोल भी कह सकते हैं। और CH3OH जो है कि इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन को टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, और पीसी रबड़ क्लोरोपीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है, या नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो, नियोप्रीन वाला जो है कि एक प्राकृतिक बहुलक के रूप में जो ये पूछा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप समझोगे पॉलीथीन जो है कि एथिलीन का बहुलक होता है, इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होता है। वहीं पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन को ही हम जो है कि टेफ्लॉन के नाम से भी जानते हैं, और पीसी रबड़ क्लोरोपीन के पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होती है, यह बात भी सही है। लेकिन नियोप्रीन की अगर हम बात करें तो ये प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है, बल्कि ये जो है कि कृत्रिम बहुलक होता है, जिसका प्रयोग पाइप, बेल्ट, इन सब चीजों में होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, जो बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है वो किससे बनाई थी? चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा हो या आपकी जैकेट हो बुलेट प्रूफ, तो ये आपकी बनाई जाती है केवलर से बनाई थी। किससे बनाई थी? केवलर से बनाई थी। केवलर एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग आमतौर पे क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ लैक्सन की भी अगर हम बात करें तो लैक्सन को हम लोग पॉलीकार्बोनेट कहते हैं, और इसका भी बुलेट प्रूफ सामग्री, जैसे मान लो आपका जो बुलेट प्रूफ ग्लास पॉलीकार्बोनेट होते हैं, थर्मोप्लास्टिक, लैमिनेटेड ग्लास, जैसे गाड़ियों के जो शीशे होते हैं वो लैक्सॉन के बनते हैं, जो जैकेट होती है वो केवलर की। तो इस आधार पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है।
फिर यहाँ पूछा जा रहा है टीएनटी के बारे में, यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन का उपयोग किस लिए किया जाता है। भाई टीएनटी का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग विस्फोटक के मामले में मानते हैं, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। फिर अगला एलपीजी यानी कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या आपको मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखोगे कि प्रोपेन मिलेगा और ब्यूटेन मिलेगा। मुख्य रूप से जो हमारे घरों में जो एलपीजी कनेक्शन होता है उसमें आपको प्रोपेन और ब्यूटेन ही तो मिलेगा, लेकिन इसमें आप देखोगे मिथाइल मरकैप्टन भी डाली जाती है, एथिल मरकैप्टन, जो एक तरीके से विशिष्ट गंध होती है जिससे पता चलता है कि गैस का अगर रिसाव हो रहा है तो आप उसे तुरंत बंद कर सको। लेकिन एलपीजी मुख्य रूप से प्रोटेन और ब्यूटेन ही पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन के रूप में किसका आप नहीं कर सकते हो। तो हमारी जो खाद्य सामग्री होती है जैसे जेली हो गई, जैम हो गया, ये सब फूड प्रिजर्वेशन होते हैं, अचार वगैरह होते हैं, अर्थात डिब्बा बंद। तो उसमें कई सारे केमिकल्स का प्रयोग किया था, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जिसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का भी प्रयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल का भी होता है, लेकिन फार्मिक अम्ल का नहीं होता है। और सबसे अधिक आपसे पूछा जाता है सोडियम बेंजोएट के बारे में, क्योंकि ये फूड प्रिजर्वेशन में सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। अगला है प्रशांतक का उपयोग किया जाता है। प्रशांतक मतलब प्रशीतक के रूप में भी आप इसे कह सकते हो। तो इसका जो प्रयोग होता है वो चिंता को कम करने के लिए एक नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को एकदम सुस्त कर देती है। फिर यहाँ पे उत्पाद है और यहाँ पे चीनी के प्रकार, कौन कौन सी चीनी किसमें मिलेगी, तो ये आपको मिलान करना है। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले अंगूर की, तो अंगूर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको ग्लूकोज। और शहद की अगर हम बात कर लें तो शहद जो है कि फल के रस से बनती है एक तरीके से, तो ये हो जाएगी आपकी फ्रक्टोज हो गया। और टेबल शुगर की बात करेंगे तो ये आपका सुक्रोज हो गया। और दूध में क्या मिलता है दोस्तों, लैक्टोज मिलता है, दूध में लैक्टोज मिलता है, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। जो साबुन निर्माण की क्रिया आपने पढ़ी होगी तो इसमें वनस्पति तेल का भी चाहिए होता है, कास्टिक सोडा भी चाहिए होता है, सोडियम रोसिनेट भी चाहिए, लेकिन सोडियम सल्फेट का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। सोडियम सल्फेट इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है मात्रक इसका, वाट का होता है। जो विद्युत शक्ति है वो किसका मात्रक होता है, वाट का होता है। अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। कूलम्ब की बात करेंगे तो ये आपके विद्युत आवेश का होता है। और हर्ट्ज की बात करेंगे तो ये आवृत्ति का होता है। तो ये अलग अलग मात्रक भी मैंने बता दिए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है उसके बारे में बात करते हैं, ग्रही दूरी के बारे में। तो ये खगोलीय दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक हो गया। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर एक उपकरण है, किस काम में उसका प्रयोग होता है, एक पहिए वाले वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ये मापता है क्या, ओडोमीटर। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें कि जो तरल पदार्थ होते हैं या गैसों के दाब को कौन मापता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर का। किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का करते हैं। और वहीं ओडोमीटर तो हो गया पहिए से, जो पहिए के वाहन होते हैं उनसे दूरी तय की जाती है। और अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य को कौन मापता है, तो ओंडोमीटर कहते हैं उसको, ओंडोमीटर। और विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को जो मापता है वो होता है आपका रेडियोमीटर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग आपके टॉर्च में भी होता है, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में भी होता है, और सर्च लाइट में भी होता है। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश फैल के जाता है। अब जैसे टार्च की अगर आप आगे देखोगे तो टार्च का जो गोला होता है वो इतना सही होता है, लेकिन उसका जो प्रकाश होता है वो कितना दूर तक फैल के जाता है। और सेम इसी तरीके से आपकी गाड़ी में भी जो हेडलाइट होती है आगे की, वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन उसका प्रकाश बहुत फैलते हुए जाता है। तो इसी को कहते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग इन तीनों में ही हो जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग इन तीनों में ही होता है। अगला प्रश्न आपका देखते हैं 71। क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि इमारत के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में इमारत से ऊंची एक धातु की छड़ स्थापित होती है और तड़ित चालक का उपयोग इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी उसमें एक लोहे का छड़ भी लगाया जाता है सबसे ऊपर निकाल के, जिसकी कनेक्टिविटी पूरी जमीन से की जाती है, ताकि सारा का सारा जो प्रभाव अगर आता है बिजली के चमकने पे वो सबका सब जमीन के अंदर चला जाए और पूरी की पूरी बिल्डिंग सुरक्षित रहे। अगला प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे परावर्तन की बात की जा रही है, तो परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश का वापस लौट जाना। अर्थात जब प्रकाश किसी किरण, जो प्रकाश की किरण होती है, जब वो किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस वस्तु से प्रकाश उन प्रकाश किरणों को वापस हमारी आंखों तक लौटाता है, अर्थात हम वापस कर देते हैं।
ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे देखो कि प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बिल्कुल जितना आया है उतने ही कोण पे वापस भी जाएगा। और प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है, बिल्कुल, बस एक ऐसी सतह है जहां पे परावर्तित नहीं होता है, जिसका नाम आपने सुना होगा ब्लैक होल के नाम से। ठीक है, यूनिवर्स में हमारे ब्लैक होल है जहां पे प्रकाश परावर्तन नहीं होता बल्कि वहां पे जाके अवशोषित हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखेंगे 73, जिसमें कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो आप देखो कि ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है, लेकिन रेड का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यही गलत बात है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी, एक तरीके से, यानी कि वो कितनी दूरी तक जो है कि आपको दिखती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक दूर होती है। इसलिए रेलवे स्टेशन पे भी आप देखोगे तो लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर भी अगर वो रेड लाइट होती है तो ट्रेन के ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे सिग्नल जो है कि रेड है, अर्थात ट्रेन को रोकना है, आगे लेके जाना नहीं है। इसलिए अगर आप देखोगे तो आर गलत हो गया और ए सही हो गया, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 74 और यहाँ पे डेसिबल की बात की जा रही है, ध्वनि के स्रोत के बारे में, कि कौन सा कितना प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर हम जो नॉर्मली सांस लेते हैं तो उसकी जो आवाज होती है वो 10 डेसिबल की होती है। औसत कारखाना, अगर जो कारखाने वगैरह जो इंडस्ट्री चलती है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका हो जाएगा आपका 80 डेसिबल। ठीक है, और अगर सामान्य बातचीत आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा 70 डेसिबल, और व्यस्त यातायात की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डेसिबल। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। ये जो आपकी सामान्य बातचीत हो रही है ये 60 डेसिबल पे होती है, और जो यातायात होता है व्यस्त वाला जिसमें ट्रैफिक होता है तो ये 70 डेसिबल होता है। तो अगर इन शॉर्ट लिखना चाहूं तो सामान्य श्वास का 10 डेसिबल, औसत कारखाना 80 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। गुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, जो लेटेंट हीट होती है, इसके बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। तो आप देखोगे कि जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, यानी कि जल जब भाप में परिवर्तित हो जाता है तो कहीं ना कहीं गुप्त ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। तो ये गलत, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है, तो ये तो सही है। और इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे नहीं, पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेम्परेचर जितना होता है वो चाहे लेटेंट हीट के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और यह या तो अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे हो सकती है। अगर हम यांत्रिक तरंगों की बात करें तो ये दोनों ही माध्यम में हो सकती है, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य कोई भी, और इसके माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है एनर्जी के ट्रांसफर होने में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो भाई कौन सी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें अधिकतम ऊर्जा होती है, तो गामा एनर्जी में होती है, गामा तरंगों में होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 78 की बात करेंगे, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं क्या। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो यह भी सही है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत जनरेटर जो होते हैं वो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अति चालक सामग्री के रूप में नहीं किया जाता है। यानी अति चालक के रूप में हम किसका प्रयोग नहीं करते, पारा का भी करते हैं, कैडमियम का करते हैं, टंगस्टन का करते हैं, लेकिन कार्बन का प्रयोग हम अति चालक के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि ये कार्बन युक्त होता है, इसमें कोई लौह करण का नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। जो फ्यूज बल्ब में जो तार लगे होते हैं उनका गलनांक क्या उच्च होता है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, उनका अगर गलनांक उच्च हो जाएगा दोस्तों तो जल्दी समय पे फ्यूज नहीं होंगे ना, फिर तो पूरे सर्किट को खराब कर देंगे। इसलिए उनका गलनांक इतना कम होता है ना कि जरा सा भी जो है कि करंट सप्लाई होगा वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होते ही पूरा का पूरा सर्किट हमारा बच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे कि फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। यह बात बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 81 की बात करें तो विद्युत चुंबकों का उपयोग कहां पर होता है। विद्युत चुंबकें जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो होती है, उनका प्रयोग भारी वजन उठाने वाली क्रेनों में किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। भाई कुचालक कौन सा, आराम से आप बताओगे टंगस्टन। एल्यूमिनियम भी, तांबा भी, लोहा भी, ये सब सुचालक है, लेकिन आपका टंगस्टन कुचालक है। दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होते हैं। तो दही बनाने में आपकी कौन सी प्रक्रिया शामिल होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो जीवाणु इसमें शामिल होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं, जिसका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो लैक्टोबैसिलस होते हैं। कौन से, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न चल रहा है हम लोग, बल मापने की मानक इकाई क्या है। अगर हम किसी का बल माप रहे हैं तो उसकी मानक इकाई होती है न्यूटन।
न्यूटन में हम लोग मापते हैं SI मात्रक। निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? किसी पिंड में गतिज ऊर्जा कब होगी भाई? जब उसमें गति होगी। जब उसमें गति होगी तभी तो गतिज ऊर्जा होगी ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? ट्रांसमीटर का क्या उद्देश्य है भाई? तो वो हो जाएगा आपका सिग्नल को उपयुक्त रूप में परिवर्तित करना, सिग्नल को उपयुक्त रूप में ट्रांसमिट करना यानी कि परिवर्तित करना। पशुपालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन, मत्स्य पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये चारों ही पशुपालन से संबंधित है। बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु कौन सा होता है? तो इसके लिए बैसिलस थुरंजेसिस होता है, बैसिलस थुरंजेसिस, जो कि बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी टमाटर इन सभी में देखा गया। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है? तो कौन सा जो है कि जीन है जो राइजोबियम से पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका NIF जीन, नीफ जीन जो है कि अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर के पकने में देरी का क्या कारण होता है? टमाटर क्यों देरी से पकता है? क्योंकि इसमें एंटीसेंस पीजी होते हैं। अर्थात कि इसका मतलब क्या है कि इस पीजी का मतलब होता है पॉलीग्लैक्टोरुनोज नामक एक एंजाइम होता है जो पेक्टिन के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे पकने की प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र हो जाती है। और जो एंटीसेंस पीजी होता है, ये इसके पकने की प्रक्रिया को रोकता है, यानी देरी करता है इसमें। 91 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है? तो सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं। रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया जाता है। सूक्ष्म जीव अपने चयापचय के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें आपका जीवाणु, कवक, प्रोटिस्टा, आर्किया और जो है कि वायरस वगैरह जो होते हैं, इनका प्रयोग करके हम बायोटेक्नोलॉजी में जो है कि नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि जो प्रतिबंध एंजाइम है यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एक तरीके की आणविक कैंची होते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं इसको। ये क्रिस्पर कैस9 वगैरह जैसे होते हैं ना, वो होते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है? डीएनए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किसमें किया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे, प्रतिबंधित एंजाइम में भी किया जा रहा है, क्लोनिंग में भी किया जाता है, और कंपिटेंट होस्ट में भी किया जाता है। तो इन तीनों में ही हम डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 नंबर पे। अगर हम देखें 94 पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। जो रिकॉम्बिनेंट तकनीक होती है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक होती है, उस पर अगर हम विचार करते हैं तो यहां पर आप देखोगे पूछ रहा है कि उपर्युक्त प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना और दिए गए कूट के हिसाब से चुनना। तो पहले तो हम डीएनए को अलग करेंगे, जो भी हमें डीएनए चेंज करना है। फिर प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का विखंडन करेंगे जिस जीन को हमें चाहिए। फिर वांछित डीएनए टुकड़े का पृथक्कीकरण करेंगे और पुनः संयोजक डीएनए को मेजबान में स्थापित करेंगे, यानी जिसमें हमें परिवर्तन करना है उसमें हम स्थापित कर देंगे। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम 95 की बात करें तो हम पढ़ेंगे कि लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 96, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित किए जाते हैं? तो उन्हें सेलुलोज के माध्यम पर विकसित किया जाता है। किस पे? सेलुलोज के माध्यम पर। अगला प्रश्न यहाँ पे 97 की, जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? तो भाई देखो, कोशिका भित्ति का जो मुख्य गुण होता है वो पादप का मुख्य गुण होता है, लेकिन जीवों में ये नहीं पाई जाती, प्राणी में ये नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है? कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भाई? तो देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे कोई भी कोशिका जब डेवलप होती है तो प्रोकैरियोटिक होती है, उसके बाद हम यूकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नो डाउट यूकैरियोटिक ज्यादा चौड़ी होगी। और पादप, पशु, कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है? बिल्कुल नहीं। हम कवक को तो मान सकते हैं प्रोकैरियोटिक होगी, लेकिन पशु और पादप में यूकैरियोटिक हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होती है पूरी तरीके से विकसित हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी पर जीवन का पहला रूप थी। बिल्कुल, सबसे पहले जो कवक पैदा हुए या जो भी जीव पैदा हुए, जैसे साइनोबैक्टीरिया करके हम पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये जो है कि प्रोकैरियोटिक के रूप में ही डेवलप हुए थे। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? इट मींस कि जहां पे प्रोटीन का सबसे अधिक जो है कि निर्माण होता है, तो उसे अगर हम देखेंगे तो राइबोसोम होता है, जो गोल्जी बॉडी पर लगा रहता है। किस पे लगा रहता है? गोल्जी बॉडी पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे
100 की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार जो है कि लाइक जरूर कर दिया करिए, ताकि हम लोगों को कोई मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग लगातार जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आपके लिए जो है कि बेनिफिट रहेगा कि नहीं, ये आपके लाइक से ही पता चलता है। अगर आप लाइक अधिक से अधिक कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हम जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो आपके लिए वाकई जो है कि काबिले तारीफ और काफी हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार हो, अगर चैनल पसंद आ रहा हो, हर एक चीज आपको यहाँ पे फॉलो करने लायक है, तो आप बिल्कुल चैनल को फॉलो करिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं। ध्यान से समझना इस बात को कि जो समसूत्री विभाजन होता है तो इससे उत्पन्न जो भी बच्चे होते हैं, संतति होती है, उसमें द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल वो भी आगे चल के 2 गुणों में बढ़ती हैं, तो ये पूरी तरीके से समूह होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और अर्ध समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या समान हो। तो यहां पर आप देखोगे कि 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे, पादप जगत के निम्नलिखित में से कुछ उपसमूह में अनावृत बीज होते हैं। अनावृत बीज की बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसको जरा समझ लेते हैं। अनावृत बीज किसके बारे में बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वे पादप जगत के उपसमूह होते हैं जिनके पास कोई नग्न बीज होते हैं, यानी कि इसलिए वे टेरिडोफाइट से बेहतर होते हैं, क्योंकि वे बीज देने वाले पौधे कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, तो ये एक तरीके से क्या होता है, पादप जगत का उपसमूह होता है। यहाँ पे फूल वाले पौधे उससे कमतर होते हैं और उनके बीजांड खुले या नग्न स्थिति में होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पादपों में मौजूद जटिल स्थायी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको पादपों के बारे में। तो यहाँ कह रहा है जाइलम पानी के जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचता है, यानी कि जो पानी होता है वो जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचता है, पहला स्टेटमेंट सही है। फ्लोएम की बात करेंगे तो भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है, यह भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्योंकि जाइलम से जल पहुंचता है, फ्लोएम से फूड पहुंचता है, यानी कि भोजन पहुंचता है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर पाओगे। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों के अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो बीज और जो कली होते हैं उनके अंकुरण को अगर रोकने के लिए किया जाए तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। अगर मैं ऑक्सिन अम्ल की बात करूं तो ये तने की कलमों में जड़ें स्थापित करने में सहायता करते हैं, यानी कि पौधों के गुणन में सहायता करते हैं। ठीक है, और फूल आने को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे फूल वगैरह आते रहते हैं। जिब्रेलिन्स की अगर मैं बात करूं तो ये सेब जैसे फलों की वृद्धि और उनके आकार में सुधार करने के लिए होता है। और एथिलीन की बात करें तो ये फल पकने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवक रोग जनक के कारण होता है। कैसे होता है, कवक रोग जनक के कारण होते हैं, यानी कवक की वजह से कौन से रोग होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंग संक्रमण। ठीक है, जंग संक्रमण जो होते हैं जो पादप रोग होते हैं इनके लिए ये उत्तरदायी माने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोग जनकों का होता है, जिसमें पत्तियों पर क्या होता है, जंग के रंग के घाव हो जाते हैं। अर्थात पत्तों पे जैसे लगता है कि लोहे पे जैसे जंग लगता है ना लाल लाल रंग का, वैसे ही ऐसा लगेगा कि पत्तों पर भी जो है कि जंग लग चुके हैं, तो इस वजह से ये होता है। और अगर हम क्लोरोसिस की बात करेंगे तो यह पत्ती पर पीले और हरे धब्बों में क्लोरोफिल के असमान वितरण की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का मतलब प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, जो सूर्य के द्वारा आने वाली ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है। और रसायन के रूप में कैसे, क्योंकि स्टार्च यानी भोजन के रूप में जब स्टोर हो जाती है पौधों में तो रसायन के रूप में हो जाती है, इसलिए प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा बन गया। मानव पाचन तंत्र में शामिल निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उन्हें एक सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले जो आपका मानव का पाचन होता है वो कहाँ होता है, अंतःग्रहण। इट मींस कि आपका इंजेशन होता है, अर्थात भोजन को आप ग्रहण करते हो। इंजेशन मतलब भोजन को आप ग्रहण करते हो। फिर दूसरा आपका डाइजेशन शुरू होता है, फिर आप उसका पाचन करना शुरू करते हो। तीसरे नंबर पे एब्जॉर्प्शन करते हो, जो उससे प्रोटीन वगैरह जो भी चीजें होती है, और लास्ट में आप उसका स्वांगीकरण करते हो। तो इट मींस कि डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 107 की, अगर हम बात करते हैं 107 की, तो मानव शरीर की छोटी आंत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। अग्नाशय और यकृत से बिल्कुल सही बात है। यहीं पर पोषक तत्वों को पचाने की अधिकांश क्रिया हो जाती है, और यह अत्यधिक कुंडलित होती है, जो लगभग 7.5 मीटर की होती है। और यह पित्तरस स्रावित करता है, बिल्कुल नहीं। ये पित्तरस कहां से स्रावित करेगा भाई, जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है, गलत। ये पित्तरस स्रावित नहीं करता, ये नहीं करता, बल्कि लीवर करेगा, यकृत करेगा। ठीक है, यकृत जो है कि पित्त का स्राव करता है और पित्ताशय नामक थैली में जाके ये जमा हो जाता है।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, यानी हृदय से जो रक्त होता है वो मानव के अदर पार्ट्स में किसके द्वारा जाता है, धमनियों के माध्यम से जाता है, जो कि एक शुद्ध रक्त लेकर चलती है। और सिराएं कैसी होती हैं, जो अशुद्ध, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रक्त लेकर चलती है और हमारे शरीर के ऊपर मतलब हृदय की तरफ लेके आती है शरीर से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य यानी कि WBC का कौन सा कार्य होता है? तो क्या ऑक्सीजन का परिवहन करती है, रक्त का थक्का जमाती है, प्रतिरक्षा करती है, पोषक तत्वों का अवशोषण? तो सी हो जाएगा, ये मुख्य रूप से यही काम करती है। जबकि ऑक्सीजन का परिवहन करती है RBC, जिसके अंतर्गत हमें मिलता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है? क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक कैंसर है? तो इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ल्यूकेमिया। यानी ये कहा जाता है कि WBC की जो संख्या होती है सामान्यतः 5000 के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से अचानक बढ़ने लग गई तो आप ये समझ के चलो कि ये ल्यूकेमिया कैंसर की एक स्थिति हो सकती है। और अच्छा, इसमें एक और चीज देख लीजिए आप, यहाँ पे एनीमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। और थैलीसीमिया क्या होती है, यह भी एक रक्त विकार यानी आनुवंशिक होता है, जिसमें असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन बनने लगता है, हमारे बॉडी के अंदर RBC में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे हम थैलीसीमिया नाम की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 111 नंबर पे, अगर हम देखें तो मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये हमारे खाने पीने की इच्छा को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे ये थैलेमस जो थैलेमस होता है उसके आधार पे होता है, और इसमें कई केंद्र जैसे शरीर का तापमान, खाने पीने की इच्छा वगैरह ये सारी चीज, तंत्रिका तंत्र भी, स्रावी के कई समूह होते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलें, मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो भाई इसमें आयोडीन हो सकता है, अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, थायराइड ग्रंथि वृद्धि होने लगेगी। मानव शरीर की किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? कॉलर बोन, ध्यान से समझना, कॉलर बोन तो वो हंसली की हड्डी होती है, हंसली। और हंसली क्या होती है, क्लेविकल होती है, जिसे आमतौर पर कॉलर बोन कहते हैं। यह एक पतली सी S आकार की अस्थि होती है जो गर्दन के आधार पर क्षैतिज रूप से होती है। कैसी होती है? गर्दन पे पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो इंसुलिन होता है, जो कि इंसुलिन से बीटा इंसुलिन जो होती है वो इंपॉर्टेंस होती है उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड का उदाहरण होता है? तो डाइसैकेराइड की अगर हम बात करेंगे तो इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, सुक्रोज भी मिलेगा और माल्टोज भी मिलेगा, यानी कि 2 और 3 दोनों मिल जाएंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे डाइसैकेराइड क्या होती है, ये 2 चीनी अणुओं के आपस में बंधन से बनती है, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज भी होता है इसमें। और जबकि अगर मैं मोनोसैकेराइड की बात करूं तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज होता है या गैलेक्टोज। और पॉलीसैकेराइड में अगर हम बात करें तो सेलुलोज और स्टार्च होता है, जो कि प्लांट में मिलता है, पौधों में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो इसमें आपको देखोगे कोबाल्ट, विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए आपका कोबाल्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। विडाल टेस्ट की बात करें, अगर अभी कभी आपको जो है कि टाइफाइड वगैरह अगर कभी बुखार हुआ होगा तो अक्सर डॉक्टर क्या कहते हैं कि हम आपका एक विडॉल टेस्ट करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इट मींस आपको टाइफाइड हुआ है, अर्थात कि जो आंत का ज्वर होता है, जो आंतें होती है ना, उसका जो बुखार होता है उसे कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग और कारक सुमेलित नहीं? आपस में रोग और कारक सुमेलित नहीं, बाकी 3 यहाँ पे सुमेलित है। जैसे सिफिलिस नाम की बीमारी होती है, ट्रेपोनोमा पैलिडम की वजह से होती है, और इन्फ्लुएंजा जो होती है आर्थोमेक्सो वायरस से होती है। चिकन पॉक्स की बात करेंगे तो ये आपका वेरिसेला वायरस से होती है। ठीक है, वेरियोला वायरस नहीं, वेरियोला वायरस नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। वेरियोला वायरस से तो आपका चेचक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसमें छोटे सा एक अंतर किया गया बस शब्द का। और बाकी एड्स की बात करेंगे तो HIV से होती है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका एम्फाइजिमा, एम्फाइजिमा जिसे हम कहते हैं या वात स्फीति भी कह देते हैं, यह एक प्रकार का विकार होता है श्वसन तंत्र का, ये श्वास नली में प्रॉब्लम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर पे, अगर हम देखें मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका पीनियल ग्रंथि से निकलता है, यानी कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन, जो अंधेरे की प्रतिक्रिया मस्तिष्क के केंद्र में एक छोटी सी अंतर्ग्रंथि होती है, और जितना अधिक मेलाटोनिन निकलेगा उतना ही आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए ये अंधेरे में जो है कि सबसे अधिक निकलता है, अर्थात रात में जब हम लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं तब सोने चलते हैं तो हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है, इसीलिए लाइट ऑन करके लोग नहीं सोते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन जो है कि प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी पुरुष के बढ़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल और मानसिक मंदता, जनन अक्षमता की स्थिति होती है तो हम इस बीमारी को क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। कौन सी बीमारी कहते हैं इसको? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। और ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जिसमें व्यक्ति के पास एक अतिरिक्त गुणसूत्र या एक अतिरिक्त भाग हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं।
टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो ये भी एक गुणसूत्रीय स्थिति होती है जो ऐसे शिशुओं विकास को प्रभावित करती है जिन्हें जन्म के समय महिला निर्धारित किया गया था। अगला है एस्परगिलस नाइगर, एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है, किसमें किया था, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया था, किसमें, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। अगर हम बात करें कि लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में क्या होगा, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाएगा, इसमें लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाएगा। वहीं एसिटिक अम्ल के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो आपका एसिटोबैक्टर एसिटी होगा, और सिट्रिक अम्ल के लिए जो प्रयोग किया जाएगा एस्पेरगिलस मतलब एस्परगिलस नाइगर किया जाएगा, और ब्यूट्रिक अम्ल के लिए आपका क्लस्ट्रोडियम ब्यूटोकाइल्स किया जाएगा। लाइकेन सहजीवी है, किसका भाई, कवक और शैवालों का जो है कि लाइकेन सहजीवी होता है, किसका होता है, कवक और शैवालों का। नेक्स्ट है पादप ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कोलेनकाइमा यानी स्थूलकोण ऊतकों में मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं और तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। वहीं पेरेन्काइमा यानी कि ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और यांत्रिक ऊतकों के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा केवल ए। क्यों होगा ऐसा, अब इसको समझते हैं कि पादप जो ऊतक होते हैं इनके बारे में पूछा, तो जो स्थूल कोण होते हैं ऊतकों मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती है और तन्यता यानी कि पौधे को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ विटामिन के बारे में बात की जा रही है, जैसे विटामिन है और उसका रासायनिक नाम की बात की जा रही है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही तो पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो भाई विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं, विटामिन B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और विटामिन K को हम कहते हैं फिलोक्विनिन। लेकिन विटामिन D को हम लोग जो है कि कैल्सीफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल नहीं कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं विटामिन A को मतलब E को, और विटामिन D को क्या कहता है, कैल्सीफेरोल कहता है, क्योंकि इससे कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है, यानी कि लिपिड का जो संश्लेषण होता है कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। पादप संघ के उभयचर कौन से होंगे, जो पादप संघ के उभयचर होंगे वो हो जाएंगे ब्रायोफाइट से, जो जल और स्थल दोनों पे ही आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो यूरेसिल जो है कि आरएनए में मौजूद क्षारों में से एक होता है, डीएनए का आधार युग्मन एडेनिन थाइमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन होता है, कोरोना वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए होता है, डीएनए में आरएनए की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला पाई जाती है। तो बस यही गलत हो जाएगा, यहाँ पे कोई श्रृंखला छोटी नहीं पाई, लगभग सेम होती है, ठीक है, बल्कि आरएनए में पाई जाती है छोटी श्रृंखला, डीएनए में नहीं पाई जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो रासायनिक उर्वरक की बात करें तो अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है, सही है। सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है, सल्फर जो होता है वो ऑयल रिफाइनरीज के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, बिल्कुल सही। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणु यानी वायरस का कारण नहीं होता है। तो जो रोगाणु की बात अगर हम करें तो इसमें आप देखोगे कि वायरस से तपेदिक नहीं होता, बल्कि ये आपका जीवाणु से होता है, जबकि पोलियो, डेंगू और खुरपका मुंहपका रोग ये सभी वायरस से होते हैं। और अगर हम तपेदिक की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि जीवाणु है जिसके द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर पे अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीसी मक्खियों द्वारा होता है। कौन सा रोग है सीसी मक्खियों द्वारा, तो निद्रा रोग होता है। कौन सा, निद्रा रोग होता है। माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। भाई माँ के दूध में IgA इस प्रकार का एक जो है कि इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, ये एंटीबॉडी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो भाई वसा में जो है कि कौन सा घुलनशील नहीं होता है, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा विटामिन B और विटामिन C, ये जो है कि जल में घुलनशील है। बाकी वसा में कौन घुलनशील होता है, एडक होते हैं, ठीक है। और जबकि B और C ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो ये टिटनेस से नहीं करती, जबकि खसरा, रोटोवायरस और कंठमाला इन तीनों जो मम्स होता है इनसे रोग को सुरक्षा प्रदान होती है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक रूप में फल नहीं है। तो कौन सा भाई वास्तविक रूप में फल नहीं है, तो इसका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। वास्तविक रूप में जो फल नहीं होते इसके, क्योंकि जब किसी फल में केवल अंडाशय ही फल के निर्माण में भाग लेता है तो उन फलों को सत्य फल या युकार्प भी कहा जाता है, जैसे आम, ब्लूबेरी और कीवी। लेकिन ये वास्तविक फल कौन सा नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगर हम निम्नलिखित में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है। तो भाई पशु कोशिका में आपको सीलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिड भी नहीं मिलेगा, सेल वॉल भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड़ों में होती है, और जीव ग्रंथिको यानी कि प्लाज्मोडेमाटा ये नहीं होता, हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए निर्घुसना तकनीक विकसित की गई है। ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित की गई। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। जो हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है ये मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो रसायन होता है केमिकल होता है ये परिवर्तित कर देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और अगले प्रश्न को देखते हैं, 139 की बात करते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बॉन्डी नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया। वेस्ट वर्जीनिया ब्लॉकचेन के माध्यम से इंटरनेट वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राज्य भी बन चुका है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इस प्रकार का जो बॉन्ड था वो आपके वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, न कि वर्ल्ड IMF के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे ग्लोनास, ये क्या है? ग्लोनास किस देश का वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? तो ये आपका रूस का है। भारत का नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू किया गया था? जो भारत में नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी मिशन था इसको शुरू किया गया था दोस्तों कब? यही पूछा जा रहा है। तो ये वर्ष 2012 में से शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ध्यान देना इस चीज के बारे में कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें अगर आप देखोगे इसका जो है कि वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है क्या? तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 2014 में स्थापित हुआ था। और स्टार्टअप के लिए उष्मायन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए AICRA यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को के द्वारा टेक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे दोस्तों 142 के बाद 3-4 प्रश्न छूट गए हैं। यहाँ पे लगता है एक पेज ही पूरा छूट गया। देखिए 142 है यहाँ पर और इसके बाद मेरे पास डायरेक्ट 147 प्रश्न आ रहा है। तो कोई नहीं, जो 2-3 प्रश्न छूट गए होंगे हो सकता है वो अगर मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं उसे किसी टेस्ट पेपर में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसको हम बात करें तो 11 मई को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है, 11 मई को, ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को जब पोखरण राजस्थान में हमने सफलता प्राप्त की थी तभी से इसे शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किरणें खोजकर्ता के बारे में सुमेलित नहीं है? तो ये अगर आप देखोगे, हालांकि ये प्रश्न आया हुआ था, याद होगा आपको, जो है कि खोजकर्ता के बारे में तो नहीं पूछा था, लेकिन कौन किस समय खोजी गई थी इसके बारे में पूछा गया था क्रम वाइज लगाने के लिए। तो अगर आप इसे देखोगे कौन सा सही सुमेलित है, इंफ्रारेड की खोज जो है कि FW हर्सल ने खोज की थी इंफ्रारेड की, ठीक है। और एक्सरे की बात करेंगे तो WC रॉटंजन ने की थी। और वहीं अगर पराबैंगनी किरणों की बात करें तो JW रिटर ने की थी। लेकिन गामा किरणों की हर्ट्ज ने नहीं की थी, 1900 में पॉल विलॉर्ड के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पॉल विलॉर्ड के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो मृग मरीचिका भी है, ऑप्टिकल फाइबर संचार भी है, और तारों का प्रकाश है, हीरे का चमकना। तो सी वाला हो जाएगा क्योंकि ये इसका उदाहरण नहीं है, बल्कि मृग मरीचिका, ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर और साथ ही साथ हीरे का चमकना, ये तीनों ही ITIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आधारित है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। और लास्ट हमारा प्रश्न, हाइपरमेट्रोपिया को एक उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो भाई हाइपरमेट्रोपिया को अगर आपको सही करना है तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि में क्या होता है, दूर का तो दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता है, इसी को हम हाइपरमेट्रोपिया दोष कहते हैं। और इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर निकट दृष्टि दोष की बात करूं तो निकट दृष्टि में क्या होता है, निकट का दिखता है, पास का दिखता है, लेकिन दूर का नहीं दिख पाता है, और जिसको अवतल लेंस के द्वारा सही किया जाता है। तो दोस्तों ये तो था आज हमारा टेस्ट नंबर 3, और जल्दी ही आपको अध्यय IAS के भी टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। बस 2 से 3 टेस्ट पेपर इसके और आने हैं, फिर उसके बाद जब दृष्टि और निकालेगी तब हम लोग अभी करेंगे। तो इससे हमने पहले टेस्ट में हमने हिस्ट्री को कंप्लीट किया, सेकंड टेस्ट में हमने जो है कि ज्योग्राफी को कंप्लीट किया, और थर्ड टेस्ट में हम लोगों ने साइंस को कंप्लीट कर लिया। और अगर आप लोगों ने इसकी PDF को लिया होगा, टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट करता रहता हूँ डेली जो है कि टेस्ट पेपर कराने के बाद, तो आप इसकी जब व्याख्या पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। मैं रिवीजन वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपने पहले से चीजों को पढ़ा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।